देखिए बेटा, आज हम कुछ क्वेश्चन भेज दिए थे आप लोगों को, ठीक है, और कुछ एक साथ हल्का सा नोट्स भेज देंगे। उसमें नोट्स में कुछ है जो फार्मूले हैं, जो कल फार्मूले डिजाइन कर करके बता रहे थे। देखो ये n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर ये फार्मूले बना रहे थे। तो ये मैं एक पेज पे है, उसको मैं भेज दूंगा और वो कई चीजों का रिलेशन है, आप उसको याद कर लेना। आज मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो देखा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहानी में दिखाएंगे। कहानी पूछा गया था, कहानी दिखाने में यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन गैस को ले लिया जाए। सपोज करो यहाँ हाइड्रोजन गैस लिया गया है, अब इसको गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो लो टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं। यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा और सॉरी टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, प्रेशर लो होगा, सॉरी यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, इसको हीट कर रहे हैं एट लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होगा जब हीट करेंगे, हाँ या सब चलो हीट करेंगे या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा। समझिएगा, हीट करें लो प्रेशर पर या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करें तो रेडिएशन निकलेगा। उस रेडिएशन को हम लोग जब स्पेक्ट्रोस्कोप पर एनालाइज करते हैं तो ग्रुप ऑफ लाइन मिलते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ लाइन मतलब डिफरेंट लाइन की सीरीज मिलती है, ठीक है। इन सीरीज की स्टडी डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया था, तो उनका जो नाम है उनके मतलब जो है डिस्कवरर के नाम पे रखा गया है। इतनी जो कहानी हमने बोला ये कभी पूछा नहीं जाता ना, ये पूछने वाली चीज है, ठीक है। तो हालांकि लिख लो एक लाइन, उसके बाद जो इसमें न्यूमेरिकल पार्ट जो बनते हैं तो न्यूमेरिकल पार्ट हम आपको कराते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा हाइड्रोजन गैस इज हीटेड at low temperature, low pressure, or electric discharge in pass electric discharge is passed radiation emitted, एकदम शार्ट में लिखा रहा है, ठीक है। रेडिएशन emitted is analyzed by spectroscope, analyzed by spectroscope. Now group of line is obtained. Name सब आ जाओ। Name on the name of discoverer. Name on the name of discoverer. तो ध्यान दो, समझो, ये जैसे हाइड्रोजन गैस को हीट किया गया, यहाँ पर रेडिएशन निकले, अब इस रेडिएशन को स्पेक्ट्रोस्कोप से आप एनालाइज किए तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ लाइन मिलेंगे, कई ग्रुप आप क्या मिलेंगे, लाइन मिलेंगे, ठीक है। अभी इसको इधर बना रहे हैं, तो इस
क्या था, जिनका नाम उनके डिस्कवरर के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम उनके डिस्कवरर के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो यहां पर लाइक लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, कुंभ सीरीज, and Humphrey series. Lyman series, Balmer series, Parsons series, Beckett series, Fund, P silent है यहाँ पर, P फंड लिखा गया, P silent है, Fund series and Humphrey series. तो ये डिफरेंट सीरीज थे जिनके नाम पर उनके मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर उनके नाम रखा गया था। कुछ वैसे ओरली सुन लो। अच्छा पहले डायग्राम बना लेते हैं, पूछे आपसे, इसको एंटर करें। पूरा एंटर कर दे रहे हैं। अभी नाम फिर लिखेंगे, परेशान मत हो, ये नाम लिखना है ना, नाम उठ पे लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देगा, नाम फिर से लिख रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं। इधर ध्यान दें, यहाँ पर ये आपको कल पढ़ाए थे, ये असल में होता क्या है, जब हाइड्रोजन आइटम को गर्म करें, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे तो पहले तो एटम में टूटेगा, मॉलिक्यूल किसमें देगा, एटम में। उसके बाद जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, जब एक्साइट होंगे तो वो हायर एनर्जी लेवल तक जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल तक जाएंगे, उसके बाद वहां से लौटेंगे। तो जब लौटेंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन बोल रहे हैं। और उसी रेडिएशन की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ये यहाँ से मतलब इलेक्ट्रॉन गया अंत तक और यहाँ पर आ गया, यहाँ हो सकता है यहीं तक जाए और लौट आए, यहीं तक जाए और लौट आए। तो ये डिफरेंट लेवल तक जाएगा और फिर वहां से लौट आएगा। अगर लौटने वाला इलेक्ट्रॉन पहली लाइन, ये न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, ये पहला ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, इस तरह से है इनफाइनाइट तक। तो अगर पहले लेवल में आता है तो इसको लाइमन सीरीज कहते हैं। क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज। अगर लौटने वाला इलेक्ट्रॉन दूसरी सीरीज में आता है तो बामर सीरीज कहेंगे। तीसरे में लौटेगा तो पार्सन कहेंगे, ये बामर है, BALMER। तीसरे में लौटेगा बेटा तो क्या बोलेंगे, पार्सन। गया चाहे जहां है, लौटना कहां पे है, तीसरे में। और अगर चौथे में लौट आया तो पहले तो पार्सन लिख दिया जाए, PASCHEN, ये लास्ट वाला एन है, ये एन है, ये नहीं। चौथे में अगर रुक रहा है तो फिर आप उसको क्या कहना पसंद कर रहे हो, ब्रैकेट। ब्रैकेट यहां पर पांचवें में अगर रुक रहा है तो फंड। और अगर ये छठे में रुक रहा है
छठे में रुक रहा है तो हम्फ्री सीरीज। पहले इसको लिख लो, ये यूवी रीजन में है, यूवी रीजन। अगर आपसे कहा जाए कि जो लाइमन सीरीज है किस क्षेत्र में पड़ती है, दृश्य क्षेत्र के किसमें पड़ती है रीजन में, मतलब उसके तो यूवी रीजन में, दृश्य नहीं स्पेक्ट्रम के, तो यूवी रीजन में। और ये कहाँ पर बेटा, विजिबल, ये दृश्य क्षेत्र में पड़ेगी। ये इंफ्रारेड रीजन में, AVIR में, AVIR में, ये फार इंफ्रारेड, फार का मतलब होता है दूर, और दूर का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये बेंच यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म हो रही है, तो अब यहां पर अगर कोई चीज है तो शुरुआत में है, लेकिन अगर वो यहां पे है तो है तो इसी बेंच पे, लेकिन ये खत्म हो गया ना, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि इसके अंतिम टर्मिनल पे है, दूर की साइड में है, ठीक है। तो फार इंफ्रारेड का मतलब कि जो क्षेत्र है, जैसे मान लो 1000 से 2000 इंडस्ट्री तक इंफ्रारेड रीजन है, हम मानने के लिए कर रहे हैं, तो जो मतलब ये हम्फ्री है ये एकदम 2000 के आसपास होगी, 1900 से आगे होगी मान लो, तो उसको क्या कहेंगे, फार इंफ्रारेड रीजन, मतलब अंत की साइड में है। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन होने वाला था, क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन में जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट होके चले गए। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कैसे चले गए। इसका आंसर ये है कि हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को गर्म नहीं किए थे। भाई कंटेनर रखे थे, बहुत सारे हाइड्रोजन भरे हुए थे, तो बहुत सारे हाइड्रोजन थे, तो उसमें एक में एक इलेक्ट्रॉन है तो दो में दो इलेक्ट्रॉन, पांच में पांच इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी कहां से आई। तो आपका आंसर ये होगा कि कंटेनर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, मतलब एटम थे, मॉलिक्यूल थे, जो एटम में टूटे और उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, उनके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। ये एक आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हाइड्रोजन सैंपल को हीट किया जा रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही लेवल पे क्यों नहीं पहुंच गए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया यहां तक और यहां से लौटा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहीं गया यहीं से लौटा आया, तो एक ही लेवल पे क्यों नहीं पहुंच गए, सब अलग अलग लेवल पे क्यों पहुंचे। जैसे यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारी आवाज को सभी बराबर रूप से सुन रहे हो। ऐसा तो नहीं कि उनके काम में बोल रहे हैं उनको भगा दे रहे हैं, तो इनके लिए ज्यादा बोल रहे हैं, उनके लिए कम बोल रहे हैं, उनके लिए बोल ही दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। तो जब बोल रहे हैं और सब बैठे हैं तो सबको बराबर सुनना चाहिए। तो वही चीज है, हाइड्रोजन सैंपल को गर्म किया जा रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही लेवल पे जाने चाहिए थे, अलग अलग लेवल पे क्यों गए। तो इसका आंसर ये होगा बेटा, जब कंटेनर पे वैसे यहाँ पे गर्म किए, अभी जैसे मान लो यहाँ पर कोई चीज जलाया जाए तो कमरे में तो सब बैठे हो, तो ये होगा कि इस कमरे में कोई चीज जला दिया गया, लेकिन हीट एनर्जी किसको ज्यादा मिलेगी, पहले वाले बेंच को या लास्ट वाले बेंच को। पहले वाले बेंच को हीट एनर्जी ज्यादा मिलेगी, लास्ट वाले बेंच को हीट एनर्जी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये सेम चीज है कि सारे, अब जब ये हीट किया जा रहा था तो सारे हाइड्रोजन ऐसे लाइन लगाते तो बैठे नहीं थे, कोई ऊपर रहा होगा कोई नीचे रहा होगा, मतलब उनका लेवल अलग अलग रहा होगा, इसलिए अलग अलग एनर्जी क्या किए, एब्जॉर्ब किए, इसके अलग अलग लेवल पे पहुंचे। बात क्लियर होगी। तो ये दो क्वेश्चन ओवरव्यू वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि इतने स्पेक्ट्रल लाइन क्यों मिले भाई, जितने लाइन है इसका तो उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरे होंगे अपना इधर उधर करके। तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन डिफरेंट, वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो एटम में टूट गए और बहुत सारे एटम हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, डिफरेंट लेवल तक क्यों गए। तो सभी एटम ने जो हीट एब्जॉर्ब किया था वो सेम अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब नहीं किया था, डिफरेंट अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब किया था, इसको डिफरेंट लेवल पे गए थे। अब ये एक
ये फार्मूला है, ये बायोरिडबल। तो कहानी में लिखना है बेटा, रिडबल ने एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूले को हम बता दिए। तो ये यहां पर न्यू बार आप समझ रहे क्या है, वेव नंबर। न्यू बार क्या है, वेव नंबर है। यहां पर वेवलेंथ है, वेवलेंथ आर की चर्चा भी बाद में कर रहे हैं, अभी पहले जेड बता रहे हैं। ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, और आर क्या है, रिडबल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, ऐसे 10, 9, 6, 7, 8 ऐसे याद करिए, याद हो जाएगा। 10, 9, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, एक काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद अगर हम एक पॉइंट लगा दें तो ये हो जाएगा 7, 8, यहाँ पर 10 पावर माइनस नहीं प्लस 5 सेंटीमीटर इनवर्स। और ध्यान दो, अगर इसको मीटर इनवर्स करना चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं और पावर प्लस में है तो 2 कम कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि ये इनवर्स में नीचे है इसमें 2 बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.0967 यहाँ पर 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। और एक और चीज बेटा इधर ध्यान देना, ये यहाँ पर 1.09 है, 0 के बाद 9 है। हम लोग जानते हैं कि अगर 0.5 से ज्यादा है तो वैल्यू को अगर हम छोड़ना चाहें तो आगे वाली वैल्यू को 1 बढ़ा देते हैं। तो अगर हम अंदर वाली चीजों को छोड़ना चाह रहे हैं इस बात को यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो 0 को हम लोग क्या कर देंगे, 1.1 into 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग यही वैल्यू लिखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग यही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी वैल्यू आपको मैंने बताया दिया कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। इस ग्राफ को ऊपर करें डायग्राम। अब यहाँ पर जो हमें बताना है, बहुत सारी चीजों पर चर्चा करना है। अभी N1 N2 के बारे में नहीं चर्चा हुई। N1 and N2 is energy level. N1 and N2 is energy level. एनर्जी लेवल है। N2 एनर्जी लेवल है। यहाँ पर ध्यान देगा, N1 is fixed for each series. While N2 is variable. While N2 is variable. यहाँ पर ध्यान दो, इधर यहाँ पर सीरीज, यहाँ पर N1, यहाँ पर N2। लाइमन आप पूरा रख लीजिएगा, बाहर कांस्टेंट ब्रैकेट हम्फ्री यहाँ पर N1 1 2 3 4 ये 5 ये क्या हो जाएगा 6 और N2 2 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट, 4 से इनफाइनाइट, 5 से इनफाइनाइट,
इसको लिख लो। आज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों पे चर्चा होगी। चले बेटा भैया, अब ये देखना है कि जैसे ये तो हो गया, अभी हम लोग वेवलेंथ वगैरह निकालेंगे। यहाँ पर कल जब आपको एनर्जी पढ़ाए थे, एनर्जी पर पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था कि जब हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एनर्जी डिफरेंस घटेगा। एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एनर्जी डिफरेंस घटेगा। तो कुछ चीजें जैसे हमने ये स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया, कहने के लिए स्पेक्ट्रम में क्या किया, बढ़ा दिया, लेकिन अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर चर्चा करना है। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके ऊपर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर तो एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो यहां पर ध्यान रखा E1 और E2 के जो बीच का डिफरेंस है, आपने देखा होगा 10.2 था, लिखा है देखो 10 पॉइंट क्या था 2, और E2 और E3 का ना हो तो परत को देख सकते हो, तब वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। E2 और E3 का कितना था, 1.89 था ऐसे। E2 और E3 का डिफरेंस कितना था, 1.89। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है और E2 E3 का डिफरेंस क्या है, कम है। E3 E4 का क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। E4 और E5 का क्या हो जाएगा, और वही हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिफरेंस क्या होगा, घटता रहेगा। अच्छा एक और चीज होगा, आपने फार्मूला पढ़ा था, ये ध्यान देना, यहाँ एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे hc/λ। तो अगर ये एनर्जी घट गई मतलब वेवलेंथ क्या है, बढ़ रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल से पहले लेवल में कूदता है तो इसका मतलब उसका वेवलेंथ क्या होगा, एनर्जी ज्यादा है ना, तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं, यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, λ1 कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, λ1। ये क्या होगा, λ2 से कम होगा। λ2 कम होगा किससे, λ3 से, λ4 से, एंड सो ऑन। चूंकि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी के। तो अगर एनर्जी, अच्छा यहाँ पर आपको 1 और 2 लिखे हैं, यहाँ पर सीधे λ1 λ2 को लिखे, तो λ1 λ2 का डिफरेंस नहीं है और वेवलेंथ भी जा रही है कि जब ये दूसरे से पहले में कूदेगा तब जो वेवलेंथ होगी उसको λ1 कह रहे हैं और तब वो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर एनर्जी क्या है, ज्यादा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वहां पर एनर्जी क्या होगा, ज्यादा है। चलो एक चीज आप ये जानते रहेगा, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज बात करेंगे, ये यहाँ पे ऊपर से आते हैं, नीचे इसको कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, ये अब यहाँ पर ध्यान दो, ये लाइमन सीरीज है और ये यहाँ तक है अंतिम लाइन, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम लाइन। तो अगर किसी भी सीरीज के लिए अंतिम लाइन कह दें, जैसे आपसे क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज के अंतिम लाइन की वेवलेंथ बताओ, अंतिम लाइन की। तो यहां पर अंतिम के लिए ध्यान रखा, N2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर अंतिम की बात करें कहीं पर भी तो N2 बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। N2 बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कब, फॉर लास्ट लाइन। वर्ड बदल सकते हैं, फॉर
लास्ट लाइन, अंतिम लाइन, या इसके बाद कोई सीमा है? सीमा ही खत्म हो गई। फॉर सीरीज लिमिट, फॉर सीरीज लिमिट। ये कहां पर इनटू इनफाइनाइट यूज करेंगे? जहां पर होगा अंतिम लाइन की वेवलेंथ बताना है, सीरीज लिमिट की वेवलेंथ बताना है। या ध्यान दो, अब फिर से एक बात, यहां पे अभी जो एनर्जी लिखे तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। आप फिर से देखना बेटा, यहां पर जब हम लोग एनर्जी डिफरेंस लिए थे तो आपने बताया था इनफाइनाइट और जीरो का डिफरेंस लिया था, तो कितना आया था? 13.6। और पहले और दूसरे का जब अंतर लिया था तो 10.2, तो 13.6 ज्यादा है या 10.2 ज्यादा है? 13.6 ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर ये ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है ना, तो वेवलेंथ उसका क्या हो जाएगा? उल्टा। तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। और n2 बराबर n1 प्लस 1, n2 बराबर n1 प्लस 1 किसके लिए? फॉर फर्स्ट लाइन, फॉर इनिशियल लाइन। और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये यहां पर वेवलेंथ लिखा गया है। तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपसे पूछा जाए तो आप n2 बराबर क्या लिखेंगे? n1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, आपसे कहा जाए, ध्यान देना, आपसे कहा जाए सेकंड लाइन की वेवलेंथ बताना, दूसरे लाइन की, किसी बामर सीरीज के दूसरे लाइन की वेवलेंथ बताओ। तो बामर सीरीज में n1 क्या आ गया? 2। अब n2 क्या कहेंगे? दूसरा था ना, तो n1 प्लस 2, n1 प्लस दूसरे लाइन की। ये पहली लाइन होगी। जब एक जोड़ोगे तो जो लाइन बनेगी क्या होगी? पहले 2 जोड़ोगे तो दूसरी, 3 जोड़ोगे तीसरी। जिस लाइन की कहा जाए वही वैल्यू n1 में जोड़ो। अगर आप करें पांचवी लाइन की वैल्यू बताओ तो इसका मतलब n2 बराबर क्या हो जाएगा? n1 प्लस 5। ये सारी चीज कंफ्यूजन तो नहीं करेगी। चलो, तो ये कौन सा क्लियर हुआ? अच्छा, अब आगे चलें बेटा। ये चीज आपको बता दिए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हम लोग अगर पूछा जाए तो क्या कई बार ये नहीं कहता कि किस लेवल से आ रहा है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके कम से कम कंपटीशन लेवल पे ऐसे ही करके पूछता है। अब यहाँ पे आएंगे एक बार फिर से, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदा, मान लो 5वें लेवल से कूदा, तो कितने तरीके हो सकते हैं वो 0 लेवल में आने के या पहले लेवल में आने के? 5वें से कूदा और पहले में पहुंचा, तो कितने तरीके हो सकते हैं? जितने तरीके आएंगे उतनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने मिलेगी? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर करें, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात अगर की जाएगी तो यहां पर ध्यान रखिएगा, दो फार्मूला आपके लिए लिख रहे हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, यहां पर हो जाएगा n-1 प्लस 2 फॉर, या ऐसे इफ इलेक्ट्रॉन कम्स टू फर्स्ट लेवल, अगर इलेक्ट्रॉन पहले लेवल पे आता है, और यहां पर भैया n2 माइनस
n1, यहाँ पर n2 minus n1 plus 1 upon 2. If electron comes at any level, उसमें फर्स्ट दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, मतलब आपसे अगर इलेक्ट्रॉन 5वें लेवल से पहले लेवल में कूदा, कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, तो उसके पहले लेवल पे कहा गया ना, तो उसके लिए आप एक ही फार्मूला लगा सकते हो, एक लगा सकते हो, दोनों में से कोई लगा लो। लेकिन अगर 5वें लेवल से दूसरे लेवल में कूदा, तो फिर आप दूसरा लेवल कर लेगा, जिसको आप नहीं लगा पाओगे, फिर आप किसी को लगाओगे। तो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ऊपर करें इसको, दो क्वेश्चन छोटा कर देना इसको, तो क्वेश्चन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th level to 1st level. Find number of spectral line. In hydrogen spectrum, electron jump from 10th level to 2nd level. Find number of spectral line. Find number of spectral line. तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, बोलो n माइनस 1/2। तो 5वें लेवल से कूदा है, तो यहां पर एक घटाएंगे, 4 हो जाएगा, 519/2 कितनी लाइन, 10। और दूसरे में भैया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन तो यही हो जाएगा, फार्मूला दूसरा लगा रहे हैं, बाई 2। तो 10वें से कूदा है किसमें, दूसरे में, यहाँ पर 2, तो कितना रहेगा 8, यहाँ पर 9, 2, यहाँ पर कितना रहेगा 36। 36 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट करने फार्मूला को देखें तो देखो 10वें लेवल से कूदा है, तो 10 और दूसरे में तो 10 माइनस 2, यहाँ पर भी 10 माइनस 2 तो 8 हो गया, और फिर प्लस 1 है, तो 8 में 1 जुड़ेगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अब तक 2 से डिवाइड करेंगे, 36 आ जाएगा। बन गया है, इसको प्रोसीड करें आगे। Find wavelength of longest wave of Lyman series
in hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum. तो यहां पर ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ बताना है 1/λ, क्या लिखने जा रहे हो, r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर r क्या हो जाएगा, r रहेगा 1 का इसको, मतलब यहाँ पर z हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना, तो 1 हो जाएगा n1 लाइमन सीरीज के लिए n1 कितना होगा 8, n2 कितना हो जाएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो n1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/8, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा r, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3r/4, ये रहेगा 1/λ। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है तो देखो लैम्डा को पलटेंगे तो ये मतलब इधर वाला चीज क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3r, ये ऑप्शन हो गया। जब आपसे कंपटीशन लेवल पे पूछेंगे तो ये r के रूप में ही पूछेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वहां पर ये नहीं है कि आप पूरा बात करना जानते हैं, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, हाँ मालूम है, वैसे वैसे आप देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बना वो रूप में वो r के रूप में ही बने होंगे। लेकिन r मान लो नहीं पूछता है तो यहाँ पर 3 इंटू क्या होता है 1.1, यहाँ पर अभी r की वैल्यू क्या होता है 10⁻⁷ ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा 4 को 3 से तो 1.33 हो जाएगा, और ये ऊपर गया तो 10⁻⁻7 हो गया, और नीचे 1.1 है तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 13, और नीचे जाएगा 11, तो यहाँ पर 2 23 अभी हाँ 1.12 चलता रहेगा क्या, देख लेना, हमें लगा वो चलता रहेगा, हाँ वही चलता रहेगा, नहीं चलेगा नहीं, और भी आगे है, ये नहीं कैंसिल होगा ना, आप वो बढ़ाना है कहाँ तक बढ़ाएगा, बढ़ाना है या तो वही बढ़ाना है 12 बढ़ता रहेगा, 1.1 वही हम लोग का लग रहा है कि वो चलता जाएगा कहाँ तक, नहीं 12 रहेगा, 12 0 9 आएगा, ये 0 9 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 0 9, पावर के उल्टा लगता है, हाँ पावर के उल्टा लगता है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 10 पावर माइनस क्या हो गया 7, अब यहाँ पर हम करता ये 3 अंक के बाद दशमलव जिसका दो, तो दशमलव जिसका पे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1209, यहाँ पर कितना 10 पावर माइनस 10, तो यहाँ पर ये 10 हटा दो, इसको एंगस्ट्रॉम में जो 1209 एंगस्ट्रॉम ये हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस रूप में पूछेंगे, नहीं तो फिर ये कैलकुलेशन एक बार में लिखिएगा, सही है, चलो अगला, फाइंड वेवलेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वेव, sorry shortest wave, find wavelength of shortest wave
in hydrogen spectrum. तो क्या हो जाएगा N1 बामर सीरीज के 2 और शार्टेस्ट वेव है इनफाइनाइट। यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ पर r, यहाँ पर क्या z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो कितना रहेगा r, यहाँ पर z 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना रहेगा 2, यहाँ पर 1 बटे इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट हो जाएगा और किसी वैल्यू को भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r into 1 upon 4, तो r by 4 ये हो जाएगा 1 upon lambda। तो lambda इक्वल टू क्या रखा बेटा 4 by r। तो 4 रहेगा 1.1 into 10 पावर 7, ऊपर जाएगा तो 4 into 10 पावर माइनस 7 और यहाँ पर 1.1 दशमलव बता दो तो आप 40 हो जाएगा। 11 से डिवाइड कर दो, 11 में यहाँ पे 36 देखना इनटू 10 पावर माइनस 7 ये 4 किसका ले लेते हैं तो 10 की घात 10 हो जाएगा तो 36 एंगस्ट्रॉम काम हो जाएगा। अब हम 2-3 क्वेश्चन आपको हैंडल दे रहे हैं, अभी उसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे। तो एक शार्टेस्ट ध्यान देता एक शार्टेस्ट के लिए बता दिया, अगर शार्टेस्ट कह दिया तो N2 क्या यूज करोगे और लॉन्गेस्ट कह दिया तो N2 क्या यूज करोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ 2-3 क्वेश्चन होंगे मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलो पहला find wavelength of second line in Balmer series. सेकेंड बामर सीरीज के लिए N1 क्या लिखोगे 2 और सेकेंड लाइन के N1 यहाँ पर क्या N2 क्या लिखोगे N1 प्लस 2 तो 2 प्लस 2 क्या आगे चालू करोगे। फाइंड यहाँ पर 3 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाँ N1 बराबर बामर सीरीज का ना बामर के N1 की वैल्यू क्या होती है ना तो N1 बराबर है N2 बराबर N1 प्लस 2 तो 2 प्लस 2 4। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। फाइंड वेवलेंथ ऑफ last line of Boston series in helium spectrum. In helium spectrum यहाँ पर क्या करोगे Boston है तो N1 क्या आ जाएगा N1 3 और लास्ट लाइन है तो N2 क्या देगा इनफाइनाइट। तो हीलियम स्पेक्ट्रम है तो Z क्या देगा 2 का स्क्वायर जो भी तक आप 1 का स्क्वायर लिखा करते थे वो क्या देगा Z का स्क्वायर। उस पर ध्यान देंगे। ये 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। यह एक और
find wave number of third line of Balmer series in hydrogen spectrum। ये 3 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर वेव नंबर फाइंड करना, ध्यान दो। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/λ लिखते हैं ना, और ये क्या था, वेव नंबर। तो जो बाद में पलट देते थे पलटना है, वही सीधे सॉल्व कर लेना है। मतलब आपको ये बताना है, अब की बात नहीं बताना है। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, चलो इसको देखिएगा। कल इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दें। ये 3 क्वेश्चन आप बना पाएंगे, और अगर नहीं बनता है तो ऑनेस्टली आप पूछेंगे कि सर ये बना नहीं है। संकोच नहीं कि हम पूछेंगे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया एक क्वेश्चन। यहाँ पर एक वेवलेंथ of second line of Balmer series in hydrogen spectrum is X angstrom। Find wavelength of second line of Balmer series of He plus spectrum। अब दो ध्यान देना बेटा, कल ये ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कराया था ना, एक देके दूसरा पूछ रहे थे। मतलब 2 इक्वेशन बनेंगे और दोनों का क्या करोगे, रेशियो ले लोगे। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, पहला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/λh, यहाँ पर r, यहाँ पर zh स्क्वायर, यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहाँ पर 1/he प्लस, बताओ बेटा, और यहाँ पर zhe प्लस स्क्वायर, यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 1 है और ये क्या है, 2 है। हम ध्यान दो, हम आसान क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इससे कठिन होमवर्क में बोलेंगे, तरीका बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर आसान इसलिए बोलती है कि बामर सीरीज का है ना, बामर सीरीज, इसका मतलब ये दोनों का कॉमन हो गया, और दोनों के लिए सेकंड लाइन का है, तो n2 भी कॉमन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो n1 n2 है वही n1 n2 यहाँ पर भी है। अच्छा अब समझिएगा, ध्यान दीजिए बेटा, बामर सीरीज है, पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। तो n1 बराबर 2 है और सेकंड लाइन है, तो n2 बराबर क्या है, 2n1 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। अब वही ध्यान दो, यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे, 4, यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे, 4 रखोगे ना। तो अब अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए इसको, तो ये चीजें कैंसिल हो गई नहीं हो गई, जो ये है वो ये है, इसका मतलब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, आर भी कैंसिल हो गया, आर भी क्या हो गया, अब क्या बचा, इसको ये ध्यान दो, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, क्या होता है,
सिंपलेस्ट, मतलब ध्यान दो, ये तो आपको फार्मूला बता दिया है। अगर यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया, बामर सीरीज सेम है और लाइन भी सेम है। बामर सीरीज दोनों में था, दोनों में क्या था, सेकंड लाइन। तो फिर आपका एक सिंपल फार्मूला बन गया, एक क्या हुआ, सिंपल फार्मूला बन गया। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, लैम्डा x e प्लस यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा x, यहाँ पर z x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना 2 का स्क्वायर। तो लैम्डा x e प्लस यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर x यहाँ क्या रहेगा ना, तो लैम्डा x e प्लस इक्वल टू कितना आएगा, x/4 इंडेक्स का। कोई प्रॉब्लम है यार? अच्छा ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, यहीं पर हम क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, होमवर्क में जो दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं। बामर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है, ठीक है, सेकंड लाइन, और हीलियम स्पेक्ट्रम में इसको हम थर्ड कर देंगे। क्या करेंगे, थर्ड कर देंगे। तो आप करोगे क्या, यहाँ पर बामर अभी भी रखे हैं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। भाई सेकंड लाइन है ना, पहले हाइड्रोजन वाले में सेकंड लाइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर थर्ड लाइन है तो 2 का स्क्वायर और 2 + 3 5 का स्क्वायर। तो आप इतना सॉल्व कर लीजिएगा, इतना सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, इसके साथ, तब फिर डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो ये फार्मूला नोट करके अलग से लिख लीजिएगा, इसको लिखने के बाद ये फार्मूला लिख लीजिएगा। तब लिखोगे इफ वेवलेंथ सीरीज एंड लाइन आर सेम, इफ सीरीज एंड लाइन आर सेम, मतलब सीरीज भी वही है जैसे बामर सीरीज का, दोनों में बामर सीरीज का, दोनों में सेकंड लाइन का, तो फिर एक सरल सा फार्मूला बन गया। तो इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सीरीज मान लो या लाइन डिफर कर रही है, तब आप यहाँ से इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और हम ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ध्यान देना, बस एक वर्ड बदल दे रहे हैं, ये जो सेकंड लाइन था इसी को लोग थर्ड लाइन कर दे रहे हैं बस। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में डाल देंगे, देखेंगे कितने लोग डालेंगे, बन गया तो ठीक है, नहीं तो कल सॉल्व कराएंगे। आप देखो, आप जब मेहनत करते हो तो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, समझ गया? कौन टीचर कितना पढ़ाएगा डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप हमसे कितना ले पाओगे। जब आप मेहनत करोगे तो हमें लगेगा हाँ हमें कुछ और क्वेश्चन खोज के देना चाहिए, बहुत सारे बुक हैं, फिर आपको खोज के और क्वेश्चन देंगे। पता लगा हम आप एक क्वेश्चन देके गए, आप लोग कोई रिस्पांस नहीं किए, एक बार फिर ऐसा किए, फिर रिस्पांस नहीं किए, फिर रिस्पांस नहीं किए, तो फिर हमें लगेगा कि आप लोग ऐसे हो, चलो ठीक है, हमें लेक्चर लेना, बाकी लेक्चर ले लिए, आपको भी सुनना है, आप सुन लिए, दोनों अलग अलग चले गए, तो फायदा आपका होगा नहीं, ठीक है। तो बने या ना बने ऐसे कोई मतलब नहीं है कि आपने बनाया नहीं बना, बन गया बहुत अच्छी चीज है, नहीं बना आपने प्रयास तो किया, नहीं बना आप आके कल पूछे तो हमसे कि हाँ सर ये हम पढ़ रहे थे, अच्छा नहीं बना, आप बता दीजिए, ठीक है। हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे हर टॉपिक पे 4 से क्वेश्चन या तो यहाँ दे देंगे या तो ग्रुप में डाल देंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग उसको बना के ग्रुप में डालेंगे, या नहीं डालेंगे तो पूछ लेंगे कम से कम, अगर नहीं बनाया तो, ठीक है। इसको अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म करें, चलो ठीक है, आगे बढ़ाना है इसको, चलो। तो ये आपका होमवर्क है, सेकंड लाइन कराए थे, बस एक वर्ड बदल दिए हैं, हीलियम में थर्ड लाइन कर दिए हैं, आप प्रयास करिएगा सभी लोग। चलो बेटा अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, एक तरह से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बहुत कहानी इसमें सुना नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर 2 मॉडल है, एक क्लासिकल मॉडल है और एक वेव मैकेनिक्स मॉडल है। तो हम लोग क्लासिकल मॉडल पढ़ लिए हैं, अब वेव मैकेनिक्स मॉडल पे आ रहे हैं।
वेव मैकेनिक, अच्छा ये पूरा चैप्टर ज्यादा डिटेल में मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो केमिस्ट्री से हैं उनको हम पढ़ा दे रहे हैं, अगर कुछ जो एकदम फिजिक्स में उनको छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो कुछ नहीं वैसे, लेकिन कहानी नहीं लिखाएंगे, बस ऐसे समझो। तो वेव मैकेनिक्स मॉडल पढ़ रहे हैं। वेव मैकेनिक्स में है क्या कि यहाँ पर अभी जैसे लोग लाइट के दो नेचर के बारे में पढ़े थे, लाइट का वेव नेचर और क्या कहते हैं पार्टिकल नेचर, दो मॉडल के बारे में, मतलब दो नेचर को जाने थे। बाद में एक साइंटिस्ट डी ब्रॉगली आए, उन्होंने कहा कि जैसे लाइट का डुअल नेचर है वैसे मैटर भी डुअल नेचर रखते हैं। जैसे लाइट का डुअल नेचर है वैसे मैटर भी क्या रखते हैं, डुअल नेचर रखते हैं, मतलब वो भी वेव और पार्टिकल नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पर जो वास्तव में वेव मैकेनिक्स मॉडल क्या है, मतलब ऐसा साइंस की वो ब्रांच जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इंक्लूड करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेव मैकेनिक्स मॉडल या क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, ठीक है, यहाँ पर ये दो प्रिंसिपल को इंक्लूड करता है, कौन से, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल और क्या बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी को अनिश्चितता कहेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहेंगे। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल यहाँ पर डी ब्रॉगली की बात अगर हम करते हैं, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल proposed both nature of matter for smaller particle जो स्मॉलर पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जैसे आप फिजिक्स में क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हैवी पार्टिकल पर, हैवी बॉडी पर एप्लीकेबल, लेकिन अगर वही मोशन इलेक्ट्रॉन के अप्लाई कर दो तो एप्लीकेबल नहीं है। तो इन्होंने प्रपोज किया, मतलब ये बताया कि जैसे मतलब लाइट का दोहरा व्यवहार है, सेम उसी पैटर्न पे मैटर का भी क्या है, दोहरा व्यवहार है, मतलब वेव नेचर डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेव नेचर एंड क्या हो जाएगा, पार्टिकल नेचर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टिकल नेचर। और इन्होंने आगे बताया कि जब कोई स्मॉल मूविंग बॉडी है, स्मॉल मूविंग बॉडी है, तो वेव नेचर फॉलो कर रहे हैं, वेव मान रहे हैं इसको, इसका मतलब जो उससे जुड़ी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ उससे एसोसिएट कर रही होगी, तो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम wavelength of smaller moving particle is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2x momentum inversely proportional to its momentum. I.e. where I.e. यहाँ पर wavelength equal to हो जाएगा ये अपॉन v. Inversely proportional to its momentum. यहाँ पर जान लो ये ऐसे लिखना चाहिए था ये मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कोई कांस्टेंट आ जाता है कोई कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया गया और ये क्या है प्लांक कांस्टेंट है और p क्या बेटा मोमेंटम है। आप लोग आगे भी जानते होंगे कि एज p इक्वल टू क्या होता है mv सो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये अपॉन mv लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन mv। ये दूसरा फार्मूला याद रखिएगा ध्यान में बेटा अगर आपसे कोई कहे कि जो मूविंग कार है मूविंग बाइसाइकिल है क्या एबीडी ब्रॉडली कॉन्सेप्ट को फॉलो करते नहीं करते हैं क्यों मास बहुत ज्यादा है मास क्या है बहुत ज्यादा है तो मास बहुत ज्यादा है ठीक है तो मास ज्यादा होने से क्या होगा वेवलेंथ कम हो जाएगी बहुत इलेक्ट्रॉन के कंपनी पता नहीं कितना ज्यादा मास होगा तो मास बहुत ज्यादा होने से वेवलेंथ क्या हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल और जब वेवलेंथ नहीं है तो फिर वेव कैसे वेवलेंथ नहीं है तो फिर वेव कैसे ठीक है तो हैवी मूविंग बॉडी के लिए कार बाइसिकल के लिए फार्मूला एप्लीकेबल या कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है ये लाइटर मतलब स्मॉलर पार्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर आगे फर्दर अब यहाँ पर मेरा यहाँ पर के ई इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर दो तो के ई इंटू m यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ m स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर दोनों साइड का रूट ले लो तो mv बराबर क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर के ई इंटू m होल का रूट आई ए यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर क्या h यहाँ पर रूट के अंदर 2ke into m ये एक तीसरा फार्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे छोटा कर देने दिख रहा है पीछे तो ये हो गया यहाँ पर ध्यान देना होता आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या पढ़ते हो QV Q क्या है चार्ज और V क्या है पोटेंशियल V क्या है फिजिक्स पढ़े ना तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो चार्ज जो Q लिख रहे हैं वहां पर चार्ज नहीं लिख रहे वहां E लिख रहे हैं E पर भी तो चार्ज है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे EV तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा EV। अब यहाँ पर जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी था तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे H अपॉन क्या 2EV इनटू क्या हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा आप m पहले नहीं लिखेंगे नहीं तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ लिया जाएगा कई बार क्या वो कंफ्यूजन हो जाएगा MeV अगर लिखा होता है तो क्या पढ़ते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते हैं
जैसे ये हम आप बात नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2pm। चलो तो ये कुछ हो गया, क्या गया फार्मूला, और इस पर हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा और ऊपर करें, कर लेना ऊपर, लिखेगा अगला क्वेश्चन। वेवलेंथ एसोसिएटेड या डी ब्रॉगली वेवलेंथ कह सकते हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with microscopic moving particle is 6,000 angstrom. Find its momentum. Find its momentum. ये m है। Find its momentum. तो क्या रहेगा? लैम्डा इक्वल टू क्या लेते हो? h अपान p। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपान लैम्डा h की वैल्यू बताए तो थे? h की वैल्यू बताया था मैंने? 6.26 into 10 power minus 34 और लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 पावर माइनस 10 मीटर। अच्छा एक और चीज, ये 6.626 ये एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन हम लोग 6.6 ही लिखते हैं कैलकुलेशन में। अगर आप 3 जीरो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 into 10 पावर माइनस 7, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इससे घटेगा कितना 10 पावर माइनस 27। ये मोमेंटम हो गया। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? एमवी था ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन has kinetic energy (3.2 into 10 power 5 joule). Find the Broglie wavelength associated with it. Find the Broglie wavelength associated with it. तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर 2ke into m, ये तो था फॉर्मूला, तो ये कितना 6.6 into 10 पावर माइनस कितना 34, यहाँ पर 2 के कितना है 3.2 into 10 पावर 5 और इलेक्ट्रॉन का मास कितना लेते हो 9.1 into 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। 31 किलोग्राम, ग्राम में क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जूल है ना, तो जूल ऐसा ही यूनिट है। तो हर चीज पर विचार करना, यहाँ पर ध्यान रखता, इसको गुणा करके 6.4 हो जाएगा, और एक अगर पावर कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 64।
तो 6.6 गुणे 10 घात 34, यहाँ पर 64 गुणे 10 की घात 4, यहाँ पर 9.1 गुणे 10 घात 31, ये इसका रूट लेना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 64 का रूट लेंगे कितना 8 और 10 पावर 2 का रूट, तो ऊपर करें तो क्या थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, इधर देखो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या यहाँ पर 6.6 ले रहे हैं, यहाँ पर 6.6 गुणे 10 की घात 34, यहाँ पर इसका रूट ले लो तो 8 हो ही जाएगा, और ये कितना बचेगा 10 घात 2 3.1, इसको 9.1 को 9 मान लो। ठीक है, अभी इसको ऐसे रखते हैं 9.1 गुणे 10 की घात 31, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व कर लें, 9 इसको राउंड करके 9 मान लें, और इसमें 10 गुणे 10 की घात क्या मान है 32, तो 10 का रूट आप याद रखना, कुछ चीज याद रखा जाता है। तो 10 का रूट कितना होता है, पाई स्क्वायर 10 होता है, पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10 होती है, तो पाई की वैल्यू 3.14, तो इसका रूट लेंगे ऐसे। अब इसको रूट ले लो तो यह कितना हो जाएगा 3, और ये 3.14 और ये 10 की घात 16, तो इतना हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 6.6 गुणे 10 घात 34, यहाँ पर 8 गुणे 10 की घात 2, यहाँ पर 3.14 10 की घात 16। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे ना कैसे? Isn't there? Take our question. Yeah. Find the Brownian wavelength associated with moving electron which is accelerated by 200 mole. तो यहाँ पर ये आपका है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे, ये समान बोल देगा 2 eV into क्या m, तो ये कितना 6.6 into 10 पावर माइनस 34, 2 तो वही है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ये हो जाएगा, और वोल्ट कितना है 200, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इस पूरे को रूप के अंदर करो। अब वही सॉल्व करना है आपको।
सॉल्व कर लोगे या हमें सॉल्व करना है? सॉल्व कर लेंगे वैसे तोड़ तोड़ के, जैसे बताया तो और आसान कैलकुलेशन है, उससे ज्यादा आसान है भाई। 2 से गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2.1 यहाँ दशमलव का तो 0 है, एक यहाँ बहुत कम कर दो, ठीक है, कैलकुलेट करना। आगे चलते हैं, चलो अब आप क्या करेंगे, हाइजेनबर्ग, इसको हम अलग रिमूव कर दे रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Heisenberg uncertainty principle. It is impossible to determine position and momentum of microscopic moving body. Microscopic moving body. Simultaneously का मतलब एक साथ, accurately, मतलब कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडी है, उसका वेवलेंथ, उसकी पोजीशन और क्या मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन करना असंभव है। अब यहाँ पर मैथमेटिकली इस फार्मूले को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा x इनटू डेल्टा p इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू आर ग्रेटर देन h अपॉन 4 यहाँ पर डेल्टा x क्या है, uncertainty in position, uncertainty in momentum। ये ध्यान देना बेटा, हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं इसको, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे ये वेवलेंथ है, ये वेव है, ये दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है। अब आप देख रहे हो कि वेव यहाँ पर वेवलेंथ बड़ी है ना? यहाँ पर वेवलेंथ क्या है, छोटी है, यहाँ पर वेवलेंथ और छोटी हो गई, और वेवलेंथ छोटी हो गई मतलब एनर्जी बढ़ गई। वेवलेंथ छोटी हो गई मतलब एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, और वेवलेंथ छोटी हो गई मतलब आपको जब कोई चीज खोजना है तो स्मॉल रीजन में सर्च करना है, लिखना है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि जैसे अभी आपसे कह दिया है, मान लो कोई खोजने आए, पता करने आपके बारे में, चलिए इस स्कूल में गए होंगे देख लो, तो आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी घटी या बढ़ी, मतलब खोजने में उनको आसान होगा या कठिनाई होगी? उनसे कह दिया जाए कि इस कमरे में होंगे, कह देख लो, और आसान होगा। कह दिया जाए कि इस बेंच पे होंगे, कह देख लो, मिनिमाइज क्या हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, सर्टेनिटी आ रही है, मतलब जो स्थिति थी वो निश्चित होती जा रही है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ छोटी होती जाएगी वैसे उसकी पोजीशन को आप डिसाइड कर ले जाओगे, लेकिन वेवलेंथ छोटी हो जाएगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाने से मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो जिस रेशियो में आप वेवलेंथ को छोटा कर रहे हो उसी रेशियो में एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो दोनों चीज एक साथ एक्यूरेटली आप डिटरमाइन
नहीं करता है। ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इस पे ध्यान देगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इन द न्यूक्लियस या कैन नॉट फाउंड इन द न्यूक्लियस। आपका तो रहेगा, मान लेते रहेगा। तो जब न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी 5.77 गुणे 10 की घात 10 मतलब 10 पावर 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा। और किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट से ज्यादा हो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस में स्टे नहीं करता। चलो दो तीन छोटे कर लेते हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, पहला अनसर्टेनिटी। इन position of microscopic moving body, microscopic moving body is 0, then what will be uncertainty in its position, momentum। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा x 0 है, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p यहाँ पर h/4 पाई रखेंगे। तो डेल्टा p पता करना है, तो h/4 पाई इंटू डेल्टा x। तो अब यहाँ पर h/4 पाई इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये समझ रहे ना, 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, और 0 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 0.01 ग्राम dust particle moves with velocity of 100 meters per second, yet 100 200 per second. If uncertainty या प्रिसीजन कर सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी कर लो इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0.02%। Find uncertainty in its position। Uncertainty in its position, तो इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो ध्यान रखना, मास कितना है 0.01 ग्राम इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम, तो 10 पावर -5 kg। ये समझ रहे हो क्या, ये ध्यान दो, ये ग्राम में है, ये सारी यूनिट यूज कर रहे हैं तो किलोग्राम में लिखना पड़ेगा। ग्राम को किलोग्राम में बता देंगे, 1000 से भाग देंगे या 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर डेल्टा V यहाँ पर कितना है 200,
यहाँ पर 0.02/100। ये ध्यान देना, इसका 0.02% निकाल रहा है, ये ध्यान दो, ये 0.02% इसका हो जाएगा, तो जो परसेंटेज आएगा वही डेल्टा बी हो जाएगा 0.04। और अब हम लग रहा है कि आप को अब इसमें चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या, तो अब आप यहाँ पर डेल्टा x, यहाँ पर m डेल्टा b, यहाँ पर x/4 लिख रहे हो। तो डेल्टा x पता करना है, h/m डेल्टा b इंटू 4 लिख रहे हैं। ये कितना बेटा 6.6 इंटू 10⁻−34। यहाँ पर m कितना कितना लिखे हो 10⁻−5 कितना गया 10⁻−5। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻−5। वेलोसिटी कितना बेटा 0.04 और 3 इंटू 4 है ना, तो थोड़ा 3 नहीं 4 लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो गया 4 इंटू 3.14 कितना मीटर। आगे सॉल्व करोगे मीटर। ठीक है, आपका एक और होमवर्क, why electron can not stay in nucleus। तो यहाँ पर ध्यान देता है, यहाँ पर डेल्टा x आप मानोगे 10⁻−15 मीटर। क्यों? ध्यान दो, ध्यान दो, आप क्या करो डेल्टा x की वैल्यू में बताया दिया, इलेक्ट्रॉन का मास पता ही है, वेलोसिटी निकाल दोगे ना, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगी वही 5.77 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि चूंकि ये वेलोसिटी इसके लिए पॉसिबल नहीं है इसलिए पाई नहीं जाएगी। अच्छा 10⁻−15 हमने कहां से लिख दिया, उसका डायमीटर है, न्यूक्लियस का क्या है डायमीटर है। तो जितना डायमीटर होगा, जैसे क्लास मतलब कमरे का जो एरिया है, आप अगर यहाँ बैठे हो तो अनसर्टेनिटी यही इतना होगी, आप यहाँ पाए जाओगे वहां पाए जाओगे, इसी एरिया में पाए जाओगे, इससे ज्यादा में पाए जाओगे नहीं। तो चूंकि उसकी एरिया वही उतना है, डायमीटर उतना है, तो अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कट दिया जाए तो उतने में ही पाया जाएगा। तो मतलब अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगी 10⁻−15। यहाँ पर डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है। अब तो मुझे लग रहा है इसको आप निकाल लोगे। यहाँ पर आपसे ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैन नॉट स्टे, लेकिन आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पाया जाएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, तो अब तो आपके लेवल क्वेश्चन हो गया ना, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रख दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब आपके लेवल का क्वेश्चन हो गया। और ये जो वर्ल्ड लेवल पूछे ये 11th लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे कि पाया जाएगा या नहीं, तो नहीं पाया जाएगा। और दूसरा कि वेलोसिटी क्या होगी मान लो पूछ लिया जाए तो वैल्यू आप रटते रहिएगा, समझ रहे हो ना, ये नहीं कैलकुलेट करके तब निकालेंगे, उसको रटते रहिएगा, कुछ चीज रटी जाती है जैसा बार बार कर रहे हैं। तो आज की कहानी ये खत्म करते बेटा, कल हम लोग शुरू करेंगे क्वांटम नंबर, बोल्स मॉडल, सॉरी आप और प्रिंसिपल ये सब चीजें। ठीक है, कोई डाउट? आप पूछते हो क्या, समझ में आई कुछ? हाँ ज़्यादा नहीं, 11th में हो क्या? अच्छा पास करके आया, तब क्या नहीं सुना? इंग्लिश तो इंग्लिश आप सारे तो हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, जो कठिन शब्द है उनको बोल ही रहे हैं हिंदी में। चलो कल आप ये ध्यान रखेंगे और हिंदी में, ठीक है? ठीक है, उसको आप लगे रहो।